The aim of this practical to determine the Landes G factor by electron spin resonance spectrometer. तो इसके लिए required apparatus हैं Helmholtz coil, RF oscillator, connecting wires, ESR spectrometer, CRO and the sample DPPH. ये हमारे पास इसका ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ESIR सेट, और ये हमारे पास इसका apparatus है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो ESR की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। दैट मीन यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की, जब वो रेजोनेंस की कंडीशन में होता है। तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रिसेशन करता है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो रोटेट करेगा, स्पिन करेगा, तो उसकी स्पिनिंग मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, जो कि इसी एक्सिस के अराउंड प्रोसेस करता है विद द लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको एक वीक मैग्नेटिक फील्ड से एंट्रेंस करवाया, तो उससे होगा क्या कि जो पहले ये रोटेट कर रहा था विद लार्मर फ्रीक्वेंसी, उसमें एंगल चेंज हो जाएगा, मतलब पर्टर्बेशन ऐड करवा दिया हमने। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि इनिशियली तो ये ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा था और बाद में ये ओमेगा 1 से भी करेगा, तो इससे इसकी एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं। तो हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब ये दोनों रेजोनेंस में आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हम थीटा की वैल्यू देख लेंगे। इस कंडीशन में थीटा जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगा। तो इसमें हमें बेसिकली 4 पीक्स मिलती हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो S होगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L के साथ ज्वाइंट हो जाता है, तो रिजल्टेंट J की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होती है। लेट मी शो यू। ये हमारे पास किसी भी सैंपल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी लेवल्स में इस तरह से फाइन स्ट्रक्चर में स्प्लिट कर देते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर के में स्प्लिटिंग कारण ये इस तरह से कंडीशंस आ जाएंगी। जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसकी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हमें मिल जाती है। जैसे 2p3/2 लेवल के रिस्पेक्ट में हमें mj की वैल्यू 4 मिलेंगी, +3/2, +1/2, -1/2 और -3/2। इसी तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स के कारण, और एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप आ जाता है। उस गैप का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला, डेल ई, जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो इक्वल हो जाता है G/μ0H0, where μ0 is the Bohr magneton and H0 is the external electric field। तो यहाँ से हम G की वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे, H/μ0/μ0H0 हो जाएगा, जो कि ये हमारे पास हो जाएगा जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, G हमारे पास लैंडे फैक्टर हो गया। वैसे तो हम देखते हैं कि G का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + JJ+1 + SS+1 माइनस LL+1/2J+1, 2JJ+1। हमें इसको इस प्रैक्टिकल की हेल्प से फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमने जो सैंपल लिया है जिसके अंदर की फ्री रेडिकल प्रेजेंट होते हैं वो लिया है DPPH, दैट इज 2,2-डाइफिनाइल 1-पिक्रिल हाइड्रोजिल। तो हम सबसे पहले इसके अपरेटस की नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे जो ये हमारे पास है ये है हेल्महोल्ट्ज कॉइल, और इसके अंदर यहाँ पे हमने DPPH सैंपल को प्लेस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये हमारे पास मेन स्विच हो गया, जो कि ऑन ऑफ करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया। सेंसिटिविटी इज यूज्ड टू एडजस्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट सिग्नल। जो हमारे पास आउटपुट सिग्नल आएगा उसकी एम्पलीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए है। करंट के नोब से हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, और जो फेज टर्मिनल है, फेज का नोब है, इसे हम एडजस्ट करेंगे। एक्स और वाई का जो मिलेगा हमें ग्राफ, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। और ये हमारे पास H कॉइल्स है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल, इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ये जो टर्मिनल है Y, E एंड X, इसको हम CRO से कनेक्ट करेंगे, E टर्मिनल को हम अर्थ कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक RF ऑसिलेटर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास है RF ऑसिलेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा। ठीक है, और यहां से हम इस सैंपल को कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्शन करने के बाद हम इसके मेन स्विच को ऑन करते हैं, तो इससे हमारे पास CRO पे एक पैटर्न मिलेगा। कुछ पीक्स मिलती हैं जो कि इस तरह से मिलती हैं।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नोब्स है फेज का, करंट और सेंसिटिविटी, बेसिकली ये फेज नोब जो है वो इनकी पीक्स को एडजस्ट करने के काम आता है, और सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंसी ये पीक्स को शार्पर करने के काम आ रहे हैं, और करंट का नोब जो है वो करंट को वेरी करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थ्रू आउट द प्रैक्टिकल जो सेंसिटिविटी नोब है उसको हमें सेंटर में सेट करना है, और जो फ्रीक्वेंसी नोब है उसको भी हमें सेंटर पे सेट कर देना है। ठीक है, अब जो ये फेज का नोब है इसकी हेल्प से हम पीक्स को कोइंसाइड करेंगे। लेट मी शो यू वंस। ये जैसे ही मैं इस फेज के नोब को वेरी करूंगी उससे ये पीक्स वेरी होती रहेंगी। तो हमें इस तरह से सेट करना है नोब कि ये पीक्स ओवरलैप कर जाएं। अब हमें यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 32 पाई n अपॉन में 10 अंडर रूट 125a मल्टीप्लाई बाई आई, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल, जो कि यहाँ पे हमारे पास 500। हेयर a इज द रेडियस ऑफ द कॉइल्स। यहाँ पे जो कॉइल्स के रेडियस और जो कॉइल्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वल होते हैं। आई हमारे पास है करंट फॉलोइंग थ्रू द कॉइल्स। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये जो था करंट वो आरएमएस वैल्यू थी, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी उसकी आरएमएस वैल्यू होगी। तो हमें पीक टू पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला है HPP, पीक टू पीक इज इक्वल टू 2√2H। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखनी है रेजोनेंस कंडीशन पे, जिसका फॉर्मूला होता है 2√2 अपॉन PHIQ, वेयर P इज द horizontal distance between the peaks and Q is the distance between the peaks sharply। ये हमारे पास peaks है, तो यहाँ पे H नोट का फॉर्मूला आ जाएगा HPP अपॉन PIQ। अब यहाँ पे जो IQ की वैल्यू है ना उसे हम ग्राफ की हेल्प से लेंगे। तो ग्राफ प्लॉट होगा 1 अपॉन I और Q के बीच में। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, हमें अब करंट की वैल्यू को वेरी करते जाना है और उसके रिस्पेक्ट में पीक्स देखनी है। अब पीक्स की हेल्प से हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास करंट है, करंट की वैल्यू को हम वेरी करते जाएंगे, रैंडमली इनकी वैल्यू लेंगे। ये जो यहाँ पे जो पीक्स के बीच की डिस्टेंस है उसे हम 2Q नाम देंगे, और इसको हम इसकी हेल्प से मेजर कर लेंगे। फिर से यहाँ पे करंट की वैल्यू को हम वेरी करते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे वैल्यू है 106, पहले हमने 100 पे ली थी, अब इसको हम 120 पे ले लेते हैं। 120 पे ले लिया तो 120 पे इनके बीच के जो पीक्स है उनकी डिस्टेंस वेरी कर गई, तो उसे हम मेजर कर लेंगे। इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पीक का वेरिएशन देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे 1 बाय 1 करंट की वैल्यू को वेरी करते जाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास पीक्स के बीच का सेपरेशन चेंज होता जाएगा, और उसी की हेल्प से हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करंट को वेरी किया किसी भी रैंडम वैल्यू पे, और उसके रिस्पेक्ट में 2Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर इसको, ये सेंटीमीटर में था, इसको mm में कन्वर्ट कर दिया, और फिर Q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और यहाँ से एक हमने ले लिया 1 अपॉन I, जो कि एम्पियर में। अब हम यहाँ पे Q और I के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं। ये कर्व हमें कुछ इस तरह से मिला। यहाँ पे हमने x एक्सिस पे हमने एम्पियर इनवर्स 1 अपॉन I की वैल्यू को पुट किया, और यहाँ पे हमने Q को पुट किया। तो यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब स्ट्रेट लाइन की जब हम स्लोप लेते हैं y अपॉन x, तो हमारे पास IQ की वैल्यू आ जाती है। इस IQ की वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो H नोट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास H नोट है इसको हम पुट करेंगे इस लैंडे जी फैक्टर के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे H हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है। न्यू नोट जो हमारे पास है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम इस RF ऑसिलेटर की हेल्प से मेजर कर लेंगे। इसको मेनली हम 12 to 14 मेगाहर्ट्ज की फॉर्म में ही रखते हैं,
म्यू नॉट हमारे पास बोर मैग्नेटॉन होगा, एच नॉट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी फॉर इलेक्ट्रॉन जो कि फ्रीली मूव कर रहा है किसी भी सैंपल के अंदर। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जी की वैल्यू आती है लमसम 1.9157187, जो कि नियरली इक्वल हो जाती है थ्योरेटिकल वैल्यू के।